अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पार एंट्रल रूट एंड ये हमारी थर्ड वीडियो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। हम लोगों अभी तक एंट्रल रूट एंड टॉपिकल रूट को हम कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने चेक नहीं किया तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, डू चेक देम आउट। एंड आज से हम पार एंट्रल रूट शुरू कर रहे हैं। तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगी, एक पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बिकॉज़ ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है और इसमें काफ़ी सारी टाइप्स हैं, तो इसलिए नाउ लेट्स बिगिन। पार एंट्रल रूट, जैसे कि हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर दिया था। पार मीन्स फार एंड एंट्रल मीन टूवर्ड्स द गट, तो इट इज़ फार फ्रॉम द गट। ये सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो एंट्रल था, टूवर्ड्स द गट। नाउ पार एंट्रल, अवे फ्रॉम द गट। तो ये तो आपको पता चल गया इसकी डेफिनेशन के फार फ्रॉम द गट, तो ये पार एंट्रल रूट है। अब हम डायरेक्टली इसके टाइप्स पे जंप करते हैं ताकि हम जल्दी इसको ख़त्म कर सकें। तो द फर्स्ट टाइप इज़ इंट्राडर्मल रूट। नाउ इंट्राडर्मल रूट, जब हमने टॉपिकल रूट किया था उसमें एक आया था एपिडर्मल रूट, तो उसमें हमने उस वक्त भी ये मेंशन किया था और अभी भी मेंशन कर देती हूँ मैं कि इंट्राडर्मल एंड एपिडर्मल आर 2 डिफरेंट रूट्स। इंट्राडर्मल मीन्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस, जबकि एपिडर्मल होता है अबव द स्किन। सो ये है इंट्राडर्मल बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एंड सो ये इसकी एप्लीकेशन होती है इन स्किन लेयर्स, क्योंकि ये एपिडर्मिस और डर्मिस स्किन की लेयर्स हैं, तो ये इन स्किन लेयर्स यूज़ होती है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर वैक्सीनेशन। अब आई एम श्योर आप सबके शोल्डर पे एक निशान होगा जो कि एक ब्लैप की तरह एक मार्क होगा, जिसको बर्थ मार्क भी कह सकते हैं, लेकिन नो सॉरी, बर्थ मार्क नहीं कह सकते। इट इज़ एक्चुअली बर्थ मार्क नहीं होता, वो एक ब्लैप प्रोड्यूस हो जाता है जो कि BCG एक वैक्सीन होती है फॉर ट्यूबरक्लोसिस। ये ड्यूरिंग बर्थ लगती है। तो इसका ये होता है कि इट लीव्स अ ब्लैप, सो इट प्रोड्यूसेस अ ब्लैप on the shoulder which you must have noticed at some time of your life. तो ये इंट्राडर्मल रूट से लगती है BCG फॉर ट्यूबरक्लोसिस एंड ड्यूरिंग बर्थ लगती है एंड इसका निशान रह जाता है स्किन के ऊपर। इट प्रोड्यूसेस अ ब्लैप ऑन द शोल्डर। नाउ अब हम सेकेंड रूट की तरफ आ रहे हैं जो कि है सबक्यूटेनियस रूट। नाम से ही पता चल रहा है सबक्यूटेनियस, हमारी स्किन के अंदर एक सबक्यूटेनियस फैट होता है, तो इट इज़ बिलो द स्किन इन दी सबक्यूटेनियस फैट एंड इससे जो ड्रग तो नहीं कहेंगे उसको, एक्चुअली इंसुलिन। आपने यकीनन किसी न किसी को तो देखा होगा जो कि इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं खाने से पहले, तो वो सबक्यूटेनियस रूट से होती है। अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो आई थिंक इंसुलिन, क्योंकि मोस्ट कॉमनली हम उसको देख रहे होते हैं तो इसको याद रखना मुश्किल है, आसान है। तो ये इंसुलिन हम ऊपर लिख देते हैं कि इसकी एग्जांपल है। तो इसके एडवांटेज ये है कि इसके स्लो एंड सस्टेन्ड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अब ये एडवांटेज कैसे है इसका? ये एडवांटेज ऐसे है कि हम इंसुलिन क्यों लेते हैं? हम इंसुलिन इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा होता है। तो डायबिटिक पेशेंट इसको यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि उनको हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। तो वो स्लो एंड सस्टेन्ड इफेक्ट हमें इसलिए भी चाहिए क्योंकि अगर ये फ़ौरन जाएगी और ये रैपिड एक्शन जो करेगी तो इंसान को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जो कि हम नहीं चाहते। हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो वो ब्रेन के लिए फिर बहुत ही बुरा हो जाता है, तो हमें स्लो एंड सस्टेन्ड इफेक्ट चाहिए। तो ये इसका एडवांटेज होता है। एंड देन वी हैव इट इज़ suitable for some insoluble suspensions.
ये जो कि हम आईवी से नहीं दे सकते, नॉट गिवन बाय आईवी, वो हम इस रूट से दे सकते हैं इनसॉल्युबल सस्पेंशंस भी। देन सेल्फ मेडिकेशन, आपने अक्सर देखा होगा अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ हो तो ये खुद लगा रहे होते हैं, उनको इसके लिए किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद लगा लेते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन, एंड इसकी एग्जांपल जो कि क्लिनिकल यूज़ कंसिडर किया जाता है वो है इंसुलिन। अगर एग्ज़ाम में आपसे ये रूट पूछा जाएगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली इंसुलिन की वजह से ही पूछा जाएगा। एंड देन तो आप इसको मेंशन ज़रूर करें। एंड देन इट्स सेफर देन IV and IM. Now IV is intravenous and IM is intramuscular, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएंगे। तो सबक्यूटेनियस रूट इज सेफर देन IV and IM, इंट्रावीनस एंड इंट्रामस्क्यूलर। नाउ अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस हमारे पास ये हैं कि लार्जर डोसेस कैन नॉट बी गिवन। ना अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि स्लो एंड सस्टेन्ड इफ़ेक्ट, इसका बेनिफिट इस तरह से है कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे ब्लड के अंदर जाएगा, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करेगा, वो हमारे ऑलरेडी ब्लड जो ग्लूकोज बढ़ चुकी है उसको मैनेज करेगा लेकिन उसको कम नहीं करेगा। सो लार्जर डोसेस कैन नॉट, सॉरी मैंने यहाँ कैन लिख दिया बट कैन नॉट बी गिवन। एंड जिस एरिया में वो लगा रहे होते हैं पेन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है एंड एब्सिस फॉर्मेशन भी हो जाती है। नो एब्सिस इज एक्चुअली पस, जो कि पस फॉर्मेशन हो जाती है। एंड तीसरा जो इसका डिसएडवांटेज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि फैट नेक्रोसिस एंड स्किन डिस्कलरेशन। तो फैट नेक्रोसिस क्या होता है, जब जिस जगह पे वो उसको एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, मोस्ट कॉमनली वो स्टमक के किसी एरिया में होता है, तो वहाँ पे फैट नेक्रोसिस हो जाता है। फैट नेक्रोसिस की वजह से स्किन में हम्स एंड डम्प्स हो जाते हैं, जो कि जिन लोगों में मोटापा होता है तो कुछ इस तरह ऊपर नीचे वो लग रहा होता है, हम्स एंड डम्प्स फॉर्म्स हो जाते हैं, तो वो स्किन में हम्स एंड डम्प्स हो जाते हैं फैट नेक्रोसिस की वजह से, और स्किन डिस्कलरेशन भी हो जाती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए देयर आर 4 एरियाज़ जो कि रिकमेंडेड है। जो फर्स्ट 2 हैं वो है राइट एंड लेफ़्ट एब्डोमेन, एंड जो सेकंड राइट एंड लेफ़्ट थाई। सो ये 4 एरियाज़ हैं जिधर रिकमेंडेड है लगाना। एक दिन आप राइट एब्डोमेन में लगाएं, एक दिन लेफ़्ट एब्डोमेन में, एक दिन राइट थाई में, एक दिन लेफ़्ट थाई में, ताकि जो है वो जब आप एक दिन राइट पे लगाएंगे अगले दिन लेफ़्ट एब्डोमेन पे लगाएंगे तो उस दिन राइट एब्डोमेन को हील होने का मौका मिल जाएगा। फिर एक दिन आप राइट थाई में लगाएंगे तो लेफ़्ट एब्डोमेन को हील होने का चांस मिल जाएगा, एंड देन इस तरह से वो होगा। सो इट इज़ रिकमेंडेड टू अप्लाई इन दीज 4 एरियाज़। नाउ अब हम दूसरा रूट देखेंगे। नंबर 3 पे हमारे पास है इंट्रामस्क्यूलर, जिसको हमने अभी IM कहा था। तो इंट्रामस्क्यूलर रूट को हम IM भी कहते हैं। सो इट इज़ डायरेक्टली इनटू द मसल। अब आप जो है वो ड्रग को डायरेक्टली इनटू द मसल डाल रहे हैं। अब इसके अगर हम एडवांटेजेस देखें तो इसके एडवांटेजेस में हमारे पास है कि मॉडरेट वॉल्यूम ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेड। अभी तक हम जितने भी ड्रग पढ़ते आए हैं उसमें रूट्स पढ़ते हैं उसमें कम ज़्यादा हमने यही पढ़ा कि लार्जर डोसेस कैन नॉट बी गिवन, बट इसमें मॉडरेट वॉल्यूम दी जा सकती है। मॉडरेट वॉल्यूम ऑफ ड्रग्स कैन बी गिवन। And then we have oil-based drugs can be given. Oil-based drugs can be given through this route, and rapid onset of action, इसका ये एक एडवांटेज है, rapid onset of action. Now यहाँ पे rapid onset of action क्यों है, क्योंकि इंट्रामस्क्यूलर हम लगा रहे हैं और मसल्स में हमारी क्या पड़े हुए हैं, ब्लड वेसल्स, तो वहाँ पे वेन्स भी होती हैं। तो वेन्स से डायरेक्टली इनटू दी
डायरेक्टली इनटू द ब्लड आ जाती है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं ये काफ़ी दफ़ा कि वेन में अगर डायरेक्टली जा रही है तो डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड देन इट शोज़ रैपिड एक्शंस, तो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है. नाउ ये मोर रैपिड देन आई डी एंड सी. आईडी इंट्राडर्मल जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, सबक्यूटेनियस ये दो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. सो इट इज़ मोर रैपिड देन दीज टू बट इट इज़ नॉट मोर रैपिड देन इंट्रावीनस. ये इंट्रावीनस से कम होती है लेकिन ये इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस रूट से ज़्यादा होती है. एंड इसके क्लिनिकल यूजेस अगर हम देखें तो क्लिनिकल यूजेस में वी हैव एनाल्जेसिक्स जो कि पेन किलर होती हैं एंड एंटीबायोटिक्स. हम एंटीबायोटिक्स भी इस रूट से दे सकते हैं. नाउ अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हाईली इरिटेंट ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन. हाईली इरिटेंट ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन. अभी क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि हम डायरेक्टली इनटू द मसल लगा रहे हैं और मसल में ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं. अगर हम हाईली इरिटेंट ड्रग्स के लगा देंगे तो वो हमारी ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम करेगी, हमारी मसल को डैमेज करेगी. तो हाईली इरिटेंट ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन. एंड फैट insoluble ड्रग्स कैन ऑल्सो बी नॉट गिवन. फैट insoluble ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन. और then we have defective technique can result in damage to nerve and blood vessels. नाउ जैसे कि हमने पहले ही कहा कि क्योंकि इंट्रामस्कुलर लग रही है वहाँ पे नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, तो डिफेक्टिव टेक्निक मतलब अगर कोई हमें इंट्रामस्कुलरली ड्रग लगा रहा है तो मतलब इसका बहुत ख्याल रख के लगाना चाहिए. कोई मतलब ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. प्रॉपर एंगल एंड एवरीथिंग मेंटेन होना चाहिए ताकि कोई डैमेज ना करे. तो इंट्रामस्कुलर जो ड्रग का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है. तो वी शुड टेक केयर कि हम जब भी लगा रहे हैं किसी को या लगवा रहे हैं सो वी शुड मेक श्योर कि 90 डिग्री एंगल होना बहुत ज़रूरी है, वरना इट कैन डैमेज टू आवर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स एंड देन वो आगे फर्दर भी लॉस करा देगी हमारा. एंड देन वी हैव पेन, ट्रॉमा, टिश्यू डैमेज. और ये इधर जो डिफेक्टिव टेक्निक की वजह से हमें हेमाटोमा भी फॉर्म हो सकता है जो कि ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो हेमाटोमा भी बन सकता है. सो वी शुड रियली टेक केयर. नाउ अब हम नेक्स्ट रूट देखें तो हमारे पास है इंट्रावीनस. नाउ वी हैव इंट्रावीनस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, इंट्रावीनस रूट. ये डायरेक्टली इनटू द वेन होता है और ये हम बहुत दफ़ा इस चैनल के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. डायरेक्टली इनटू द वेन, सो 100% बायो अवेलेबिलिटी एंड ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे. तो इसमें आएगा रैपिड ऑनसेट, क्योंकि लाइक वी हैव सेड बिफोर कि वो डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन जाती है, तो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन. और अभी ही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है इसका इंट्रामस्कुलर का रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, और हमने कहा था कि नॉट मोर रैपिड देन इंट्राडर्मल एंड सबक्यूटेनियस बट स्लोअर देन इंट्रावीनस. अब यहाँ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, तो ये सबसे ज़्यादा रैपिड ऑफ एक्शन इसी का है, इंट्रावीनस का, एंड कैन बी गिवन इन एमरजेंसी. Can be given in emergency. And then
larger volumes can be given. हाईली इरिटेंट ड्रग्स भी दे सकते हैं. हमने इंट्रामस्कुलर के डिसएडवांटेज में अभी पढ़ा कि हाईली इरिटेंट ड्रग्स नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पे हम हाईली इरिटेंट ड्रग्स भी दे सकते हैं, लेकिन आफ्टर डाइल्यूजन. आफ्टर डाइल्यूजन के बाद हम हाईली इरिटेंट ड्रग्स भी दे सकते हैं इंट्रावीनस से. एंड 100% बायो अवेलेबिलिटी, ये भी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं जब हम बायो अवेलेबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड डू चेक इट आउट. लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है हाईली इरिटेंट ड्रग कैन बी गिवन बट आफ्टर डाइल्यूजन. लेकिन अगर डाइल्यूजन के बगैर दी जाए तो वहाँ वेस्क्यूलाइटिस हो सकता है, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल्स होता है. तो केयर मस्ट बी टेकन कि आफ्टर डाइल्यूजन ही दी जाए. इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल्स. नाउ अब इसके डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें, सो डिसएडवांटेजेस में हमारे पास आते हैं कि प्रॉपर एसेप्टिक मेजर्स. प्रॉपर एसेप्टिक मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं कि हम जिस एरिया में इंट्रावीनस इंजेक्शन लगा रहे हैं वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए वो एरिया. सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल. आपको कोई हाईली प्रोफेशनल बंदा चाहिए होता है इंट्रावीनस ड्रग लगाने के लिए, क्योंकि वो फॉरेन इफ़ेक्ट्स शो कर देता है. तो सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल और आपको किसी हाईली स्पेशलाइज्ड बंदे की ज़रूरत होती है. सो इट रिक्वायर्स skilled person. And then we have expensive होता है ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है. एंड क्योंकि ये ड्रग फ़ौरन हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आती है, सो इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ इन साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं. एंड क्योंकि डायरेक्ट इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यहाँ लिख देती हूँ डायरेक्ट इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो इसलिए हमें ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं. एंड देन थ्रोम्बोफ्लिबिटिस. नाउ ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है, थ्रोम्बो का मतलब है क्लॉट and this means inflammation. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ मैं स्टार भी बना देती हूँ. बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, इसके डिसएडवांटेज के लिए, कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल्स विच मेक्स अ क्लॉट. और ये क्लॉट अगर फर्दर डिसलॉज हो गया, जिधर बना था ये उधर से डिटैच भी हो सकता है ये क्लॉट. तो अगर ये डिटैच हो के दूसरे एरियाज़ में चला जाए हमारी बॉडी में तो वो बहुत हार्मफुल होता है. और अगर ये डिटैच हो के इन केस ये ब्रेन में जा रहा है तो ये वहाँ जाके स्ट्रोक कर देगा. एंड अगर ये हार्ट में जाता है तो मायोकार्डियल इनफंक्शन कर देगा, क्योंकि स्ट्रोक और मायोकार्डियल इनफंक्शन में यही प्रॉब्लम होती है कि क्लॉट्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं जो कि ब्लड सप्लाई को इंटरप्ट करते हैं. तो ये इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज है जो कि याद रखना बहुत ज़रूरी है. एंड द लास्ट इज कि इफ़ एयर एंटर्स इन द इंजेक्शन, विद इन द इंजेक्शन, तो वो ब्लॉक कर सकता है वेसल्स को. इट कैन ब्लॉक द वेसल्स. और अगर हमारी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गई तो ऑफ कोर्स वो हमारे ब्लड सप्लाई को जो है वो इंटरप्ट करेगा. तो हमारा ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड. सो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस हैं. और क्लिनिकल यूजेस अब हम देख लेते हैं. क्लिनिकल यूजेस वैसे ये डिसएडवांटेज में नहीं आता, ये एक अलग पॉइंट है. सो क्लिनिकल यूजेस में हम इसको एनाल्जेसिक्स जो कि पेन किलर हैं
अगर हमें फ़ौरन रिजल्ट्स चाहिए देन एंटीबायोटिक्स कैन बी गिवन थ्रू दिस रूट। पेशेंट एमरजेंसी में आपके पास आ रहा है तो आपने ये आईवी ही चूज़ करना है। तो दिस इज़ ऑल्सो द क्लिनिकल यूज़ एंड यस। हाँ, और मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ नॉर्मल सलाइन, जो कि जब पेशेंट अगर कोई बच्चा आ रहा है, कोई पेशेंट आ रहा है जिसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कुछ और कर सके, तो आप इंट्रावीनसली नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। एंड डेक्सट्रोज वाटर भी दे सकते हैं अगर पेशेंट सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, तो डिटॉक्स वाटर एंड intravenous routes. And then we have intra-arterial route. ये इतना कॉमन रूट नहीं है, इसके बारे में हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जस्ट मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ कि इंट्रा-आर्टीरियल रूट भी एक रूट है, बट इट इज़ वेरी रेयरली यूज्ड, सो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे इन डिटेल। We'll move to next route which is intrathecal route. ये रूट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंट्राथीकल रूट। ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए यूज़ होते हैं, ये वाला रूट फॉर इंजेक्शंस इन दी स्पाइनल कॉर्ड। जब हम यहाँ लिखते थे फॉर इंजेक्शंस इन दी स्पाइनल कॉर्ड में ये इंजेक्ट होता है ड्यूरिंग सर्जरी। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड इंजेक्शन ड्यूरिंग इंजरी ड्यूरिंग सर्जरी अगर हमें पैरालिसिस करानी है लोअर बॉडी की, तो हम स्पाइनल कॉर्ड में एनेस्थीसिया लगाते हैं, तो वो पैरालाइज कर देती है हमारी लोअर बॉडी को, तो लोअर बॉडी पैरालिसिस हो जाती है। एंड इसके एडवांटेजेस अगर हम देखें, सो एडवांटेजेस वी हैव सब एराकोनॉइड स्पेस में, ये सब एराकोनॉइड स्पेस के लिए हम ये वाला पाथवे रूट यूज़ करते हैं फॉर सब एराकोनॉइड स्पेस में। अगर हमें कोई ड्रग लगानी हो या हमें सब एराकोनॉइड स्पेस का जो मेजरमेंट करनी होती है लंबर पंचर के थ्रू, उसके लिए भी हम ये रूट यूज़ करते हैं। देन इट इज़ यूज्ड इन सीवियर ब्रेन इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं जब ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रही होती है, तो तब तो इफ़ ड्रग कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, तो हम ये रूट से सीवियर ब्रेन इन्फेक्शन के ड्रग्स दे सकते हैं। एंड CSF लीजन्स में हम ये रूट यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ इसके डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें, तो क्योंकि ये रूट जो है हमारा ब्रेन से रिलेटेड है, तो इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव रूट, जिसको अगर हम ये यूज़ करने के बाद हमें हेडेक हो सकता है। एक्चुअली इसको हम पोस्चुरल पंचर हेडेक कहेंगे, पोस्चुरल पंचर हेडेक। एंड ये किस वजह से होता है? ये होता है ड्यू टू प्रेशर, चेंजेस इन दी CSF। क्योंकि हमने इसको ब्रेन में यूज़ करें तो सब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पोस्चुरल पंचर हेडेक फील होता है। एंड इसके लिए अगर हमें ये फील हो रहा हो तो हम पेन किलर्स दे सकते हैं पेशेंट को, पेन किलर्स। एंड इसके लिए हम पेशेंट को, अगर इसका ख़तरा क्योंकि पहले से ही होता है, तो हम पेशेंट को एक मशवरा देते हैं कि डू नॉट यूज़ अ पिलो वाइल स्लीपिंग, तो वो पिलो को यूज़ ना करे ताकि उसका हेड जो है वो हेड और बॉडी एक ही पोजीशन में रहे एंड CSF का प्रेशर दोबारा नॉर्मल हो सके। एंड दूसरा है डिफेक्टिव टेक्निक, जो कि अगर किसी ने गलती से आपको गलत तरीके से लगा दिया है, तो डिफेक्टिव टेक्निक में डैमेज नर्वस सिस्टम, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ये ब्रेन से रिलेटेड है, तो अगर डिफेक्टिव टेक्निक हुई तो इट में डैमेज द नर्वस सिस्टम। सो दैट इज़ इट।
इस वीडियो में हमने सिर्फ 6 डिस्कस किए हैं। पार्ट 2 में हम अदर 6 डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो वी विल कंटिन्यू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।